नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम इंडिया के आदित्य L1 मिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंडिया ने आदित्य L1 को इतने जल्दी क्यों लॉन्च किया। दूसरे नंबर की बात यह है, आदित्य L1 सैटेलाइट को यदि हम सूरज की कक्षा में भेज रहे हैं तो उससे हमें कौन कौन सी जानकारियां हासिल होने वाली हैं और कितना चुनौती वाला ये मिशन होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आदित्य L1 की लॉन्चिंग से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि कैसे करके हम L1 मिशन को स्पेस में भेजेंगे एंड वेयर विल इट बी प्लेस्ड इन स्पेस में हम इसको कहाँ पर भेजने वाले हैं एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना पेलोड लेकर के ये जाएगा, कितना वजन ये लेकर के जाएगा एंड व्हाई डज इसरो नीड टू एग्जामिन द सन एनीवे। आखिर हमें सन के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको हम चर्चा में शामिल करने वाले हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन, जो कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन माना जाता है जो कि सन की स्टडी करेगा। सन की स्टडी करने के लिए इंडिया ने पहली बार पहला जो मिशन लॉन्च किया है वो आदित्य L1 मिशन ही है और इसको हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 11:50 सवेरे का ही ये टाइम है भेजा था और लगभग 10 ही दिन हुए हैं ऐसे जब स्पेस एजेंसी ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी नियर द मून्स साउथ पोल। तो जिस प्रकार से हमें सक्सेस हासिल हुई थी उस सक्सेस को हम और भी कंटिन्यू करें, इसी उद्देश्य से जल्दी इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हमने चंद्रयान 3 को मून की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी और ऐसा करने वाला वो चौथा देश बन गया है, लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला पहला कंट्री बन गया है इंडिया। आदित्य L1 को हम स्पेस में कैसे करके भेज रहे हैं, इसके लिए हमने एक रॉकेट का यूज़ किया है जिसका नाम है PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का ये रॉकेट है। PSLV वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड वर्साटाइल वर्क हॉर्स रॉकेट माना जाता है इसरो का। वर्साटाइल मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम भरोसेमंद, बहुमुखी, अलग अलग जिसका हम यूज़ कर सकें। इसके जो प्रीवियस मिशन रहे थे वो चंद्रयान फर्स्ट था 2008 में हमने भेजे थे और मंगलयान 2013 में हम भेजे थे। ठीक है, और इसमें हमने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया था। द रॉकेट इज़ मोस्ट पावरफुल इन एक्सेल कन्फिग्रेशन। यदि हम इसके एक्सेल वर्जन की बात करें तो ये जो एक्सेल वर्जन है ना, काफ़ी पावरफुल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने 6 ठो एक्सटेंडेड स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगा के रखे हैं। ये जो बूस्टर रहते हैं उसकी गति को बूस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बताऊं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में यदि इसको छलांग लगाना है ना तो उसके लिए बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको यदि कूद करके ये वाली कक्षा में जाना है तो इसके लिए आपके पास बूस्टर होना चाहिए, तो आप कूद करके दूसरी कक्षा में जा सकते हैं और यही काम किया जाता है इस प्रकार के बूस्टर के द्वारा। PSLV का जो एक्सेल वर्जन है ये 1750 किलो का पेलोड लेकर के जा सकता है सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में। अब हम यदि इसको यहाँ पर भेजते हैं, मतलब सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में यदि हम इसको भेज रहे हैं, कक्षा में भेज रहे हैं, तो हम इसको एक ऐसी कंडीशन में भेज देते हैं जहाँ से ये चुपचाप ऐसे करके खड़ा हो जाएगा और फोटो खींचते रहेगा। एंड इसके अलावा भी हम बात करें तो 3800 किलो का जो लोअर अर्थ 3800 किलो ये लेकर के जा सकता है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये नॉर्मली लोकेटेड रहता है ऐसी हाइट पर लेस देन 1000 किलोमीटर। लोअर अर्थ ऑर्बिट हम किसको बोलेंगे, यदि आप कोई भी चीज़ को 1000 किलोमीटर से कम की हाइट पर लेकर के जा रहे हैं, जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ से किसी चीज़ को आप 1000 किलोमीटर से कम की हाइट पे स्थापित कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो है
कम रहती है 1000 किलोमीटर से। कुड बी एज लो एज 160 किलोमीटर अबव द प्लैनेट, लेकिन प्लैनेट से 160 किलोमीटर ऊपर में रहता है। अब चूंकि जो आदित्य L1 का जो वजन है वो 1472 किलो है, इसलिए हमने इसको जो है यहाँ से भेजे हैं। वहीं यदि हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को हम LVM3 रॉकेट के माध्यम से भेजे थे। ये भी मोस्ट पावरफुल रॉकेट माना जाता है इसरो का, बिकॉज इट वाज मोर देन 2 टाइम हैवियर देन द सोलार प्रोब। सोलार प्रोब से ये कहीं ज़्यादा भारी है, इसलिए हम किसके माध्यम से इसको भेजे थे? इसको हम भेजे हैं LVM3 रॉकेट के माध्यम से, वजन ज़्यादा होने के चलते चलते। अब हम आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं तो PSLV जो है इनिशियल तौर पर यदि देखें, प्रारंभिक तौर पर देखें तो जो आदित्य L1 है इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेकर के जाएगा। इसके बाद जो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिट रहेगा अराउंड द अर्थ विल बी राइज्ड मल्टीपल टाइम बिफोर इट इज पुट ऑन द पैथ टू हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 लार्ज रैंड पॉइंट। पूरी की पूरी यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ें हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। शायद अंतरिक्ष में कक्षाओं का हमें उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हम इसको अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लेकर के जा रहे हैं, मतलब 1000 किलोमीटर से कम की हाइट है इसकी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेके जाएंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, कक्षा बाय कक्षा से इसको हम उछाल देते रहेंगे और ये आगे जाते रहेगा। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा सैटेलाइट रहा और इधर राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं वो हमारी अर्थ है। अब टोटल हमको जो लेकर के जाना है आदित्य L1 को, वो जो डिस्टेंस तय करेगा वो रहेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, ये अर्थ से हम इसको यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर ये चक्कर लगाना चालू कर देगा। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी तय करेगी? वो दूरी तय करेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर। अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट से इसको ट्रांसफ़र मिलेगा, जैसे कि एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर तीसरे के बाद चौथी कक्षा में यहाँ से इसको हम ऐसे करके उछाल मारेंगे और फिर ये यहाँ से ऐसे करके होते हुए ऐसा चक्कर लगाना चालू कर देगा। तो ये इसका रास्ता निर्धारित किया गया है कि कहाँ और कैसे करके इसको हम भेजने वाले हैं। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि आखिर हम इस मिशन को भेज क्यों रहे हैं, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो पहले नंबर का जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके माध्यम से हम सन के अपर एटमॉस्फेरिक लेयर का अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं? सूरज के वातावरण की जो बाहरी वाली लेयर है या फिर ऊपरी वाली जो लेयर है उसका यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कैसे करके हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझ पाएंगे इस आदित्य L1 मिशन के माध्यम से। तो पहले नंबर की जो बात है, वो जो उद्देश्य है हमारा, वो एटमॉस्फेरिक लेयर की अंडरस्टैंडिंग से है, जिसको हम क्रोमोस्फेयर और कोरोना कहते हैं। वहीं ये जो कोरोना होती है ये आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती है। द क्रोमोस्फेयर इज़ जस्ट बिलो इट, मतलब पहले क्रोमोस्फेयर रहेगा, उसके ऊपर रहता है कोरोना। तो दोनों का ही यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। इसके माध्यम से हम कोरोनल मास इजेक्शन समझने की कोशिश करेंगे, विच आर लार्ज एक्सपल्सन ऑफ प्लाज्मा, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा प्लाज्मा यहाँ से निकलती है और क्या हम इस प्लाज्मा का इस्तेमाल अदर चीज़ों के लिए कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर एक्सपल्सन वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है निष्कासन। इसके साथ साथ में सन्स का जो कोरोना है, एकदम बाहरी वाला जो हिस्सा है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, उसका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। टू एनालाइसिस कोरोनास मैग्नेटिक फील्ड एंड द ड्राइवर ऑफ स्पेस वेदर। इसके अलावा स्पेस वेदर का जो ड्राइवर है उसका भी अध्ययन किया जाएगा एंड हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर क्यों सन्स नॉट सो ब्राइट कोरोना इज ए मिलियन डिग्री सेल्सियस हॉट when the temperature on the surface of the sun is just about 5500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हम सूरज के तापमान में जो
चेंजेस है, अंतर है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा इसका तापमान आखिर है कैसे करके। इसके माध्यम से वैज्ञानिक लोग ये समझ पाएंगे रीज़न बिहाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सन। सन में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनमें एक्सिलरेशन कैसे करके होता है, छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं जिसके चलते चलते सोलर विंड का निर्माण होता है। तो जब सन की सरफेस से छोटे छोटे जो कण हैं कंटिन्यू निकलते जाते हैं जेट के रूप में, धारा के रूप में, तो वो एक सोलर विंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो सोलर विंड है या फिर जिसको हम सौर पवन बोलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार न्यूज़ में आते रहता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अभी हमने हाल फिलहाल में स्पेस वेदर के बारे में ऊपर देखे थे कि उल्लेख हुआ है, तो स्पेस वेदर को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्पेस वेदर का मतलब ये है कि स्पेस का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें बदलाव कैसे करके आता है, इसी को हम स्पेस वेदर के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्टिविटी ऑन द सन्स सरफेस। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है सन की जो सरफेस है उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है। यदि हम अन्य शब्दों में कहें, ये जो सोलर विंड होती है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड है, एज वेल एज सोलर इवेंट्स लाइक CME इफेक्ट द नेचर ऑफ स्पेस। स्पेस की जो प्रकृति है, स्पेस का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ साथ में सोलर इवेंट जैसे कि CME इफेक्ट के माध्यम से प्रभावित होता है। इस प्रकार के इवेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्वभाव है, प्रकृति है, एंड जो चार्ज्ड पार्टिकल इन्वायरमेंट है नियर द प्लैनेट चेंज। प्लैनेट के पास में इन सब में चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में जो चार्ज पार्टिकल का इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव आ रहा है। तो ये सब किसके माध्यम से संभव हो पा रहा है? सूरज के माध्यम से संभव हो पा रहा है। वहीं यदि हम अर्थ की बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द फील्ड कैरीड बाय CME कैन ट्रिगर बाय ए मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस नियर द अर्थ। अब एक तो अर्थ का खुद का कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा अंतरिक्ष में यदि वो किसी पिंड के किनारे में है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके एक दूसरे को प्रभावित करता है, इसको यहाँ पर हम समझ पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पेलोड्स वर्ड का यूज़ किया गया है। तो पेलोड्स का मतलब हमें समझना होगा कि आखिर पेलोड्स का मतलब होता क्या है और बार बार इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आवश्यक तौर पर देखा जाए तो 7 पेलोड रहेंगे आदित्य L1 में। द मेन वाला जो रहेगा वो है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्टकट में VLEC इसको बोला जाता है। इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे सोलर कोरोना को, और ये जो है हम लोअर मोस्ट पार्ट अपवार्ड्स की तौर पर इसको हम समझ पाएंगे। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ये कैप्चर करेगा अल्ट्रावायलेट इमेज ऑफ द सोलर फोटोस्फीयर को एंड क्रोमोस्फीयर को। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ हम भेज रहे हैं इसमें वो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रावायलेट इमेज को खींचने के लिए सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की। इसके साथ साथ में लाइट एनर्जी जो एमिट हो रही है उसके बारे में भी ये अध्ययन करने वाला है। मतलब जो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, सोलेक्स जिसको कहा जा रहा है, सोलेक्स हम क्यों भेज रहे हैं? सोलेक्स और जो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है HAL-1OS, ये एनालिसिस करेंगे एक्सरे फ्लेयर्स को। तो जहाँ पर XX लिखाना है तो आप समझ जाना है कि एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर है एक्सरे फ्लेयर्स का अध्ययन करने वाला है। इसके साथ साथ में आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज है आदित्य के लिए, और ये स्टडी करेगा सोलर विंड का एंड एनर्जेटिक आयंस का। यहाँ पर हमने इसके पहले L1 और L2 का नाम सुना होगा, तो उसको हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, चमकता हुआ यहाँ पर सन आप देख रहे हैं।
इसके बाद हम देखेंगे बीच में रहेगा हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट, ये है, ये हो गया हमारा सन और ये हो गई हमारी अर्थ। तीनों को आपने देख लिया ना। हम अर्थ से L1 को यहाँ पर भेज दिए हैं। इसके बाद ये सूरज का चक्कर लगाना चालू कर देगा और यहाँ पर ध्यान में ये हमें रखना है कि भाई यहाँ पर हमने अलग अलग पॉइंट को अलग अलग नाम दे के रखा है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एक रेखा ऐसे करके खींच देते हैं कंटिन्यू, ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो L3 रहेगा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा L2 रहेगा, ये हो जाएगा हमारा L4 और ये हो जाएगा L5। नॉर्मली पृथ्वी ऐसे करके ये चक्कर लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी नॉर्मली ऐसे करके चक्कर लगा रही है और इसके जो पॉइंट हैं जैसे कि ये हमारा L4 हो गया, ये हो गया L3 और ये हो गया 5 नंबर। इसके बाद एक और कक्षा है पृथ्वी के बाहर में, ये मून से भी बाहर में, और यहाँ पर एक जो पॉइंट है इसको हम L2 बोल रहे हैं और यहाँ से फिर से इन्होंने एक रेखा खींची है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये ऐसा चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। यदि मोटे तौर पर यदि हम इसको समझने की कोशिश करें और पिक्चर यदि हमें कभी बनाना रहे तो कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर लाग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या। लाग्रेंज पॉइंट यहाँ पर 5 लाग्रेंज पॉइंट बनाए गए हैं L1 से लेकर के L5 तक। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के बीचों बीच में यदि हम देखें तो ये L1 से लेकर के L5 इस प्रकार से काम करते हैं। एट दिस पोजिशन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज इक्वल द सेंट्रीपेटल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू कीप ए स्मॉलर थर्ड बॉडी इन ऑर्बिट। कुल मिलाकर के एक इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है, तो आप जो है ऑर्बिट में बने रहते हैं और हमें ऐसे ही पॉइंट पर कहना चाहिए इसको रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक और टर्म यूज़ करी गई थी जिसको हम हालो ऑर्बिट बोलते हैं। हेलो ऑर्बिट हम किसको बोलेंगे, इसके ऊपर आपने जो पिक्चर देखे थे, नॉर्मली उस पिक्चर में हमने देखे थे जो आदित्य L1 है वो धरती के ऊपर में ऐसा लगेगा कि तैरते हुए हमको दिख रहा है, मतलब वैसा चक्कर नहीं लगा रहा है जैसा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है तो वो हमें अंडाकार शेप में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर एक और पिक्चर है जिसको आप समझिए और इसी के माध्यम से थोड़ा सा हम समझ पाएंगे कि ये हॉलो ऑर्बिट मतलब किस प्रकार से सर्कुलेशन में रहेगा। देखिए नॉर्मली अर्थ की जो कक्षा है यहाँ पर ये दिखाई गई है, ठीक है। नॉर्मली अर्थ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो ऑर्बिट है या फिर कक्षाएं हैं ऐसे करके दिखाई दे रहा है अंडाकार, लेकिन जो आदित्य L1 है इसकी कक्षा आप देखिए ना, इसको हमने इस प्रकार से घुमाते हुए दिखाया है। तो इसका मतलब ये है यहाँ ऐसा घुमाते हुए दिखाया है और जब हम ऊपर से इसको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये किसी ग्रह के ऊपर में तैर रहा है। और नॉर्मली जो कक्षा रहती है वो क्या रहती है, अंडाकार रहती, लेकिन वो जो हालो ऑर्बिट है वो अंडाकार नहीं रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना है।